हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में आप सभी दोस्तों को पता चलेगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एसी मशीन वाइंडिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज की जो पूरी वीडियो है ये आपके बीएसपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो की जो है नोट्स भी बना सकते हैं और आपको हम इस वीडियो की पीडीएफ भी देंगे। यदि आप चाहते हैं पीडीएफ लेना तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है हमारा है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारी वीडियो की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुल 17 प्रश्नों को देखने को मिलेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने कुल 17 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है कि दो संलग्न एवं असमान पोल्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है वाइंडिंग पिच, दूसरा है बैक पिच, तीसरा है पोल पिच और चौथा कौन सा हो गया, कॉइल पिच। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो संलग्न एवं असमान पोल्स होते हैं इसके बीच की दूरी जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल पिच के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि पोल पिच ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है इसके रिगार्डिंग। जो पोल पिच होता है ना, उसको जो ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या सूत्र होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है कि खांचों की कुल संख्या गुना पोल की संख्या, दूसरा है बाइंडिंग की कुल संख्या गुना बटे पोल्स की संख्या, तीसरा के पास है खांचों की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या और चौथा आपके पास ऑप्शन है कि चालक की कुल संख्या बटे कॉइल की संख्या। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खांचों की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या। यदि आपको एग्जाम में पोल पिच निकालने का सूत्र पूछा जाएगा तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, खांचों की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कॉइल के दो एक्टिव साइड्स जो असमान ध्रुवों के अंतर्गत हो के बीच की दूरी क्या कहलाती है। दोस्तों, जो कॉइल होता है इसके जो दो एक्टिव साइड्स होते हैं जो कॉइल के, और इसके असमान ध्रुवों के बीच जो अंतर दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उससे दोस्तों हम कहते हैं कॉइल स्पैन, वाइंडिंग पिच और कॉइल पिच, ये तीनों कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो हमारा इसके अंदर बीच की दूरी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल स्पैन कहते हैं, वाइंडिंग पिच कहते हैं और कॉइल पिच के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच तथा पोल के पिच का अनुपात क्या कहलाता है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने क्वेश्चन है कि कॉइल पिच या वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो इसका आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, कॉइल पिच, पिच फैक्टर, एक्टिव साइड और फ्रंट पिच। तो दोस्तों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पिच फैक्टर के नाम से जानते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कॉइल पिच या बाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात जो होता है वो पिच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। दोस्तों, जो पिच फैक्टर है इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है इसके रिगार्डिंग। पहला है कि पिच फैक्टर बराबर बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच, दूसरा है पिच फैक्टर बराबर खांचों की कुल संख्या बटे पोल्स की संख्या, तीसरा के पास ऑप्शन है पिच फैक्टर बराबर बाइंडिंग पिच गुना पोल पिच और चौथा ऑप्शन आपके पास है पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे पोल्स की संख्या। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो पिच फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आप इसे जान सकते हैं कि बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच जो होता है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यदि बाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का मान बराबर हो तो वाइंडिंग डैश कहलाती है। जो वाइंडिंग पिच होता है और पोल पिच का जब मान बराबर होगा यानी कि इक्वल होगा तो उस वक्त जो होगा बाइंडिंग जो है उसका मान, वो बाइंडिंग क्या कहलाती है। तो दोस्तों, उस बाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन देखा है। पहला फुल पिच वाइंडिंग, दूसरा कौन सा हो गया शॉर्ट पिच वाइंडिंग, तीसरा आपके पास है लॉन्ग पिच वाइंडिंग और चौथा कौन सा हो गया सिंगल पिच लेयर वाइंडिंग। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि वाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का मान बराबर होता है तो उसका वाइंडिंग जो होता है वो फुल पिच वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है ए में इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, फुल पिच वाइंडिंग पिच फैक्टर डैश होता है। तो दोस्तों, जो फुल पिच वाइंडिंग होता है वो पिच फैक्टर क्या होता है, अनंत होता है, 100 होता है, इकाई होता है, 10 होता है। तो फुल पिच वाइंडिंग जो पिच फैक्टर होता है ना वो क्या होता है, इकाई होता है। यानी कि इसका जो होता है यूनिट होता है क्या, पुल पिच वाइंडिंग का जो पिच फैक्टर होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। जो ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन होगा, यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम हो तो वाइंडिंग क्या कहलाती है।
यदि किसी जो पिच फैक्टर होता है उसका इकाई का मान जो होता है वाइंडिंग यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम होता है तो वाइंडिंग क्या कहलाती है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, दूसरा आपके पास डबल लेयर वाइंडिंग, तीसरा आपके पास है लॉन्ग पिच वाइंडिंग और चौथा कौन सा हो गया फुल पिच वाइंडिंग। तो दोस्तों आपको बता दें यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम होता है ना, यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिकांश मोटर्स में शॉर्ट पिच वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसके लाभ को पहचानिए। जो अधिकांश मोटर्स होता है हमारा एसी मोटर्स या डीसी मोटर, उसमें क्या होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग होती है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग जो होता है क्यों स्थापित करते हैं, इससे हमको लाभ क्या मिलता है। आपके पास चार ऑप्शन है, तांबे की बचत होती है, दूसरा आपके पास है मोटर की दक्षता बढ़ती है, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि वाइंडिंग कम स्थान घेरती है और चौथा कौन सा हो गया इनमें से सभी। तो दोस्तों जो उपयोग सभी होगा, यानी कि जो इसमें देखिए अधिकांश मोटर में जो शॉर्ट पिच होता है वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसका लाभ होता है तांबे की बचत होती है पहला, दूसरा मोटर की दक्षता बढ़ती है, तीसरा पास वाइंडिंग कम स्थान घेरती है और चौथा इनमें से कम। मतलब कि ये तीनों क्या होता है हमारे लाभ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से अधिक हो तो वो वाइंडिंग क्या कहलाती है। यदि पिच फैक्टर का मान जो होता है वो इकाई के मान से अधिक होता है तो वह बाइंडिंग क्या कहलाती है। देखिए लॉन्ग पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग या फुल पिच वाइंडिंग। तो दोस्तों यदि पिच फैक्टर का मान इकाई के मान से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग पिच वाइंडिंग के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन में क्या है बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचों में केवल एक कॉइल का सिरा यानी कि साइड स्थापित किया जा सकता है। पहला आपके पास ऑप्शन है ट्रिपल लेयर वाइंडिंग, दूसरा आपके पास है डबल लेयर वाइंडिंग, इनमें से कोई नहीं, और सिंगल लेयर वाइंडिंग। दोस्तों किस प्रकार के वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में केवल एक कॉइल स्थापित की जा सकती है, उसे हम लोग किस में कर देते हैं, तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में जो है ना प्रत्येक खांचे में केवल एक जो सिरा हो साइड स्थापित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में दो कॉइल्स, वहाँ पे क्या था एक कॉइल्स, यहाँ पे क्या है दो कॉइल्स के लिए एक सिरे तथा एक निचला स्थापित किया जा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं। देखिए 4 लेयर वाइंडिंग, दूसरा ट्रिपल लेयर वाइंडिंग, तीसरा सिंगल लेयर वाइंडिंग और चौथा कौन सा हो गया डबल लेयर वाइंडिंग। तो दोस्तों इसमें डबल है ना, यानी दो है तो इसमें इसलिए क्या होगा ये डबल लेयर वाइंडिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में किस वाइंडिंग का प्रयोग होता है। दोस्तों जो उच्च वोल्टेज होते हैं हाई वोल्टेज होते हैं, तो हाई वोल्टेज में जो मशीन कार्य करती है तो कार्य करने मशीनों में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग होता है। आपके पास चार ऑप्शन दे रखा है, पहला डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग, दूसरा अल्टरनेटर वाइंडिंग, तीसरा आपके पास है कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग और चौथा कौन सा गया बास्केट वाइंडिंग। तो दोस्तों जो उच्च मशीन होती है उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में जो वाइंडिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बास्केट वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में क्या होगा डी में इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अधिकतर 3 फेज एसी मोटर में रिवाइंडिंग कार्य करने के लिए किस वाइंडिंग का प्रयोग होता है। तो जो 3 फेज मोटर एसी मोटर होता है, अधिकतर 3 फेज एसी मोटर में रिवायरिंग कार्य करने के लिए वाइंडिंग का प्रयोग होता है। इसमें क्या करते हैं, देखिए पहला बास्केट वाइंडिंग, दूसरा बैलेंस वाइंडिंग, तीसरा पास है डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग और चौथा कौन सा गया अनबैलेंस वाइंडिंग। तो दोस्तों जो अधिकतर 3 फेज एसी मोटर होता है ना उसमें बास्केट वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो जो 3 फेज एसी मोटर होता है उसमें क्या होता है बास्केट वाइंडिंग का प्रयोग होता है। क्या करने के लिए, तो रिवायरिंग कार्य करने के लिए। तो ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंगल फेज मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है। दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर हमारा होता है उसमें जो हम लोग करते हैं वाइंडिंग वो किस प्रकार की वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। तो पहला आपके पास है बैलेंस वाइंडिंग, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग, तीसरा आपके पास कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग और चौथा कौन सा हो गया बास्केट वाइंडिंग। तो दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर होता है उसमें आमतौर पर जो वाइंडिंग स्थापित की जाती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी में इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, चेन वाइंडिंग को और किस नाम से जानते हैं। जो चेन वाइंडिंग होता है दोस्तों, जो एसी मोटर में लोग चेन वाइंडिंग करते हैं वो उसको अन्य नाम क्या है, यानी कि उसे किस नाम से और जान सकते हैं हम लोग। तो पहला आपके पास ऑप्शन डायमंड कॉइल वाइंडिंग, दूसरा आपके पास होल कॉइल वाइंडिंग, तीसरा आपके पास हाफ कॉइल वाइंडिंग और चौथा कौन सा गया फ्लैट लूप ओवर वाइंडिंग। ठीक है, तो दोस्तों जो चेन वाइंडिंग है ना इसको अन्य नाम से जानते हैं प्लेट लूप ओवर लूप के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे इस वीडियो की सारी जो है जितनी भी वीडियो हमारी अपलोड होती है वहाँ इस वीडियो की सारी पीडीएफ जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसे रिविजन भी कर सकते हैं, इसलिए आप चैनल को जो है जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
बाइंडिंग का विकसित चित्र बनाने से संबंधित नियम इनमें से कौन सा है। देखिए बाइंडिंग का जो विकसित चित्र होता है ना, इससे जो बनाने के संबंधी नियम होते हैं वो कौन सा होता है। देखिए प्रति पोल्स कॉइल्स की संख्या बराबर प्रति फेज कॉइल संख्या बटे पोल्स की संख्या, ये भी होता है। दूसरा है कि प्रति फेज कॉइल संख्या यानी स्टेटर कॉइल्स की कुल संख्या बटे फेजेज संख्या गुना पोल्स की संख्या, ये भी होता है। और प्रति फेज कॉइल संख्या बराबर कुल कॉइल्स संख्या बटे फेजेज संख्या, ये भी होता है। यानी कि ये तीनों प्रकार से हम जो इसे स्थापित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी मोटर की कुंडलन में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। तो कौन सा सूत्र है जिसमें जो मोटर की कुंडलन होती है, जो इसमें हम वाइंडिंग करते हैं, कॉइल लगाते हैं, तो कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। पहला आपके पास है पोल्स की संख्या गुना 180 डिग्री, दूसरा आपके पास है पोल्स की संख्या गुना 90 डिग्री, और तीसरा है पोल्स जोड़ों की संख्या गुना 360, और चौथा कौन सा हो गया पोल्स की संख्या गुना 360 डिग्री। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोल्स की संख्या जोड़ों की संख्या गुना 360 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा, 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियां डैश वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। तो दोस्तों जो 3 फेज वाइंडिंग होता है उसमें प्रत्येक फेज की कुंडलियां जो होती है वो कितने डिग्री पर वैद्युतिक अंशों के अंतर पर स्थापित की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 120 डिग्री पर स्थापित की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप यदि यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कुल 17 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।